भारती रैना आज आप सबके सामने फिर से प्रस्तुत हुई हूँ। कोरोना काल चल रहा है, हम सभी अपने अपने परिवारजनों के साथ में हैं। कुछ दुखद समाचार आ रहे हैं, हमें तोड़ के भी जा रहे हैं। लेकिन जीवन एक चलते रहने की प्रक्रिया है और हम इसी प्रक्रिया को बनाए रखने की कोशिश करते हुए आज काफी समय के बाद दोबारा से व्हाट वेंट राइट का एपिसोड लेकर आए हैं और इस बार हम जिनको आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिस बार उनकी जो पूरी लाइफ स्टोरी है वो बहुत ही इंस्पिरेशनल लाइफ स्टोरी। आज इस एपिसोड में हम उनकी जर्नी, लाइफ जर्नी और जर्नी टू सक्सेस को तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन वो किस मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं और इस मुहिम के साथ हम कैसे उनके साथ जुड़ सकते हैं उनकी इस मुहिम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो मैं स्वागत करना चाहूंगी आज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सॉरी आई एम रियली अपोलोजाइज फॉर दैट, रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गुजरात, डॉक्टर विनोद मौर्य। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्ते। नमस्ते, बस मैं अच्छा हूँ, धन्यवाद। आप कैसी हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर मैं आपका अपने शो व्हाट वेंट राइट में। बहुत धन्यवाद कि आपने इस कॉल में इतने समय में भी आपने समय निकाल के हमें दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। सर हर एक की अपनी, कहते हैं ना, एवरी पर्सन हैज देयर ओन स्टोरी। हर एक इंसान की एक अपनी जर्नी होती है, अपनी लाइफ जर्नी होती है और अपनी अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से, अपनी अपने ड्रीम्स के हिसाब से, अपने अपने विजन के हिसाब से हर इंसान अपनी जिंदगी की कार को ड्राइव करता है। हम जानना चाहेंगे सर, आपकी जो ये जर्नी थी वो बहुत ही सक्सेसफुल जर्नी थी। जहां जिस पोजीशन से सर आप रिटायर हुए हैं वहां तक पहुंचने का सिर्फ सपना देखा जा सकता है। तो आप बताएं सर, ये सपना पूरा करने के पीछे जो संघर्ष रहा, संघर्ष क्या था? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कहना कि सपना पूरा हो गया है, शायद बहुत इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। सपने तो चलते रहते हैं और सपने ही जिंदगी को आगे ले जाते हैं। तो सपना कहीं खत्म नहीं होता। बाकी सब तो जो होता है सपने का हिस्सा होता है। सपने देखते हैं, सपने पूरे होते हैं, फिर नए सपने आते हैं। तो ये एक सतत प्रक्रिया है और सतत प्रक्रिया ही जिंदगी है। अब महत्वपूर्ण ये होता है कि इस प्रक्रिया को आप कैसे जीते हैं, कैसे लेते हैं, किस तरीके से आप उनका सामना करते हैं, उसमें से क्या निकालते हैं, क्या हासिल करते हैं, क्या छोड़ते हैं, वो जिंदगी है। और उस जिंदगी को जितनी इंटेंसिटी से, तीव्रता से जिया जाए, वही जिंदगी का मतलब है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये चल रहा है। एक समय ऐसा भी था कि मैं गांव में रहता था, स्टूडेंट था, और मैं ये नहीं कहूँगा कि उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था। ऐसा मैं बिल्कुल कतई नहीं कहूँगा। उस समय भी बहुत कुछ था। और जब मैं आईपीएस ऑफिसर था और मैं जो भी करियर होता है उसके आखिर तक पहुंचा, तभी भी मेरे पास बहुत कुछ था। और आज नहीं हूं तो भी मेरे पास बहुत है। तो जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। उसका ये सब सिर्फ माध्यम है। क्या आप आपके पास है क्या नहीं है, वो सिर्फ माध्यम है जीने के। जिंदगी तो आप अपने अंदर से जीते हैं, अपनी सोच से जीते हैं। तो वो चल रहा है, वो प्रक्रिया चल रही है, तो और चलती रहेगी। सर जी। गोरखपुर से आप बिलोंग करते हैं, गोरखपुर से जी। आपका सफर आज गुजरात तक का रहा। सो इतने साल आपने जो बिताए, आप आईआईटी पास आउट हैं। आपकी जर्नी की अगर मैं बात करूं तो आपका तो हर एक कदम जो आगे सफलता की तरफ बढ़ा वो हमेशा एक ऐसी अपार सफलता की तरफ बढ़ा। आईआईटी में एडमिशन मिलना ही, आई थिंक लोग आज में फिटजी ज्वाइन करते हैं। आईआईटी के लिए इतने सारे हमारे पास में इंस्टीट्यूट्स हैं। बहुत बहुत पेरेंट्स जो है टेंशन में जीते हैं, बच्चे आईआईटी पास आउट कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे, एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। और अगर एडमिशन नहीं मिलता तो भी बहुत ज्यादा टेंशन बनी होती है। आपने जब गोरखपुर से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, आप जानते थे कि आईआईटी सच में एक ऐसा इतना रिनाउंड इंस्टीट्यूट है और उसमें एडमिशन मिलना बहुत बड़ी बात होती है? सुना तो था कि उस जमाने में जब हम आईआईटी का इम्तिहान दे रहे थे, तो सुना था कि सिर्फ पूरे हिंदुस्तान से 1,500 लोग उसमें सिलेक्ट होते हैं। तो
लगता था मुश्किल होगा लेकिन ज़्यादा ये भी नहीं सोचते थे कि फेल हो जाएँगे तो कोई मतलब ठीक है, 1,500 है, मुश्किल तो है ही है, हिंदुस्तान में बहुत काबिल लोग हैं, नहीं होगा तो नहीं होगा। महत्वपूर्ण था कि मैंने सोचा कि ट्राई करें, दैट थॉट प्रोसेस वाज़ इम्पोर्टेंट, वो महत्वपूर्ण था और वो सोचना ही महत्वपूर्ण था। पास फेल तो होता रहता है ज़िंदगी में और ये यकीन मानिए कि हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। और या बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, मतलब नहीं कर सकते वाली बात तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन नहीं होना कोई ऐसा नहीं होता कि ज़िंदगी में फेल कर गए या असफलता, दैट इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। वो प्रक्रिया मतलब प्रक्रिया महत्वपूर्ण, उस प्रक्रिया को आप कैसे लेते हैं, आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, उसके बाद सफलता मिलती है तो आगे कैसे बढ़ते हैं, असफलता मिलती है तो आगे कैसे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से वो चीज़ महत्वपूर्ण होती है और मैंने शायद बहुत कम लोगों को देखा या शायद नहीं देखा है कि जिन लोगों ने पूरी सिंसियरिटी से, पूरी मेहनत से, ऑर्गेनाइज़ तरीके से, अनुशासन के साथ ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहा और वो हासिल न कर पाए हों, ऐसा मैंने बहुत कम देखा है। ये हो सकता है थोड़ा कम-ज़्यादा इधर-उधर हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, अपने को समझ रहे हैं, अपनी कमियाँ समझ रहे हैं, अपनी ताकत समझ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप बहुत ज़्यादा ऑफ द मार्क बिल में नहीं लगेगा, लेकिन बाहर वाली लाइन में कहीं न कहीं ज़रूर वो लग जाएगा निशाना। इसलिए तो अ, वही है, वही मैं कहूँगा कि असफलता, सफलता महत्वपूर्ण है। और आईआईटी कोई ऐसा ज़िंदगी का अंत नहीं है। मैं देखा है कि आईआईटी में जाने के बाद भी लोग सुसाइड करते हैं और आईआईटी पास करने के बाद भी सुसाइड करते हैं और आईआईटी जा कर के कोई बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि वही चीज़ हो, दूसरे बहुत सारे रास्ते हैं और आज की तारीख में तो इतने सारे रास्ते हैं, ये जो हमारी अर्थव्यवस्था है, हमारा समाज है, इतनी नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़, संभावनाएँ आपके सामने प्रस्तुत करता है। बस आपकी नज़र होनी चाहिए। आप जैसे 15 साल पहले आप फ्लिपकार्ट सोच नहीं सकते थे, फ्लिपकार्ट आया, आप करते हैं। स्विगी आप 10 साल पहले नहीं सोच सकते थे, किसी ने सोचा और किया। और ऐसे ही मतलब ये तो वक़्त जो है आइडियाज़ का है, ये वक़्त आईक्यू ठीक है, आईक्यू महत्वपूर्ण है, आपकी जो मेंटल कैपेबिलिटी है, मानसिक क्षमता है महत्वपूर्ण है, लेकिन मोर देन दैट इट इज़ द idea, how you think, how creative you are, how lateral thinking, कितना आप चीजें अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, वो महत्वपूर्ण है। और आज के जमाने में मैं तो बिल्कुल कहूंगा कि एक जगह फेल हुए तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल बता दूं, मेरा मेरा ये मानना है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो जी। आपसे इंटरव्यू के डिस्कशन के टाइम पर, इफ यू रिमेम्बर, एक बहुत ही अच्छा आपने स्टेटमेंट दिया था मुझे कि मे बी मैं आई वाज नॉट रिच, बट आई वाज मेंटली आई वाज रिच। सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, आपका बैंक बैलेंस कितना है, आपके पास में आप कितनी बड़ी कार में घूमते हैं, आपका स्टेटस क्या है सोसाइटी में, वो मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आप मेंटली कितने रिच हैं। सर, थोड़ा-सा इसके बारे में और थोड़ा इलैबोरेट करेंगे ताकि मैं ये व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग यू फॉर दिस, बिकॉज़ जो आज का समाज है, उनको लगता है कि इंटेलिजेंस जो है वो ज़्यादा मैटर नहीं करती है। आपको पढ़ना है और पढ़ के सिर्फ यू हैव टू वर्क विद अ कॉर्पोरेट, यू हैव टू वर्क विद अ गुड ऑर्गनाइजेशन एंड यू हैव टू अर्न एज़ मच एज़ यू कैन। सो ये जो एक हमारा मेंटल स्टेटस है, इसके विपरीत जाके जब हम ये बात करते हैं, इफ यू आर मेंटली रिच, यू आर रिच। इस पे बताइए सर कुछ। अ, यस सर, बताएँ। थोड़ा-सा इसके जी, ऊपर रोशनी तो डालें सर, स्टेटमेंट के ऊपर, जो आई रियली लाइक द स्टेटमेंट कि आप मेंटली रिच हैं, तो आप रिच हैं। अदरवाइज़ आपके पास कितना भी बैंक बैलेंस है और अगर आपका मेंटली आप कमज़ोर हैं, तो वो बैंक बैलेंस कहीं कोई मायने नहीं रखता। जी, तो मैंने यही कहा था कि हमें कभी लगा नहीं कि हम फाइनेंशियली प्रॉस्पेरस थे, फाइनेंशियली प्रॉस्पेरस नहीं, तो वो चीज़ दिमाग में आती नहीं थी। कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं। हम जहाँ पे रहते थे, वो एक तरीके से कहते हैं, वो जगह ऐसी थी कि वहाँ पे वो सब सोचने का कभी मौका ही नहीं आता था। बस इतना आता था कि हमारे पास सब कुछ है जो हमें ज़रूरत है।
और सबसे बड़ी बात है कि अ वो जो जो फीलिंग होती है कि हमारे पास फाइनेंशियल आप बहुत ही समृद्ध हैं और बहुत सारा आपके पास है या होना चाहिए, वो मेरे ख्याल से आपको कमज़ोर बना देता है, आपको असुरक्षित बना देता है और आप फिर अगर उस दिशा में चल पड़ते हैं, तो फिर जो है वो अंतहीन दिशा है और हमेशा आप असुरक्षित महसूस करेंगे। और पैसा कमाना चाहिए, मेहनत से कमाना चाहिए, कोई हर्जा नहीं है, बिल्कुल करना चाहिए। वो बेसिकली वो आप जो सफलता है या जो जो भी प्रोफ़ेशन आप करते हैं, जो भी काम करते हैं, तो पैसा एक महत्वपूर्ण लेकिन उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में क्या है? उस पैसे को लेकर के आप सोचते कैसे हैं? अगर अगर आप अपने आप को अंदर से समृद्ध महसूस करते हैं, तो आपके पास ₹2000 होंगे, तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, 20 होंगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, 10 लाख होंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सवाल ये है कि एक नेहरू जी का एक शब्द मुझे याद आता है जो उन्होंने अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इस्तेमाल किया, वो शब्द है आध्यात्मिक रिक्ति। तो मैं इसका कोई ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी से मैं उसका कोई ताल्लुक नहीं है या पूजा-पाठ से कोई ताल्लुक नहीं। नेहरू जी वैसे भी नास्तिक थे, लेकिन वो शब्द इस्तेमाल करते थे आध्यात्मिक रिश्ते कि आप अंदर से कितने समृद्ध अपने आप को महसूस करते हैं, कितना आत्मविश्वास है। तो वो चीज़ हमें बचपन में हमेशा ये थी कि हमेशा लगता था कि हमारे पास कि जो भी किताबें पढ़नी चाहिए पढ़ सकते हैं, जो खेल खेलना चाहिए हम खेल सकते हैं। एक अच्छे स्कूल में जहाँ पे शिक्षक अच्छे थे, ऐसे स्कूल में पढ़ते थे। बस ज़िंदगी में और चाहिए क्या? बस उस समय पढ़ना, लिखना, खेलना, बस वो था। तो एक तरीके से ज़िंदगी संपूर्ण लगती थी। इतनी चीज़ बस लगती थी कि ज़िंदगी 10वीं क्लास में ऐसे हम कर लेना चाहिए, हमें मैथमेटिक्स आनी चाहिए, हमें ये आनी चाहिए, उसके लिए मेहनत कोई चीज़ नहीं आती थी, ईमानदारी से उसको सीखने की कोशिश करते थे। और हालाँकि वहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा नहीं था, गाँव का था, वहाँ पे कॉम्पिटिशन नहीं था, तो एक तरीके से अच्छा भी था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं होता, तो हम अपना खेल-कूद करते रहते थे। उस प्रोसेस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी, शायद जो बहुत हाइली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रहते तो शायद वो पढ़ाई-पढ़ाई में लगे रहते। तो वहाँ पे हमने फुटबॉल खेलना सीख लिया, वॉलीबॉल खेलना सीख लिया, क्रिकेट, गुल्ली-डंडा, दुनिया भर की चीज़ें खेलना सीख लिया। एंड बिलीव मी, वो जो एक तरीके से जो उस माहौल में उस छोटी-छोटी चीज़ों में जो आप चीज़ें लर्न करते हैं, टीम बिल्डिंग, टीम स्पिरिट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स विद डिफरेंट पीपल, वो चीज़ें आपको बहुत छोटी चीज़ें होती हैं, वो सामान्य चीज़ें होती हैं, लेकिन वो चीज़ ज़िंदगी में आपको बहुत आगे तक मदद करती है। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती थी, खुला हुआ सब कुछ था, बल्कि प्रकृति में ही रहते थे। इर्द-गिर्द खेत थे, बढ़िया माहौल था, इर्द-गिर्द नदियाँ थीं, तो कुआनो नदी हमारे थोड़ी दूर से निकलती थी, तो बड़ा एक सुंदर था। तकलीफ़ें और कमियाँ तो किसको नहीं होती हैं, वो तो होती रहती हैं, दैट इज़ पार्ट ऑफ द लाइफ़ और उसको आप मज़े करते हुए अगर आप चाहते हैं, तो वो भी निकलता जाता है। तो उस परिप्रेक्ष्य में मैंने वो बात कही थी जिसको आप कोट कर रही हैं। जी। सर, थैंक यू वेरी मच सर। अभी-अभी आपने खेलों से अपने आप को जोड़ा, क्योंकि आई थिंक एक बच्चे का बचपन तब तक पूरा नहीं होता है, जब तक वो खेल-कूद में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता है। लेकिन आज लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हैं स्क्रीन के साथ एज़ कम्पेयर टू कि वो प्लेग्राउंड में जाएँ या कोई और गेम्स में इन्वॉल्व हों। सो कौन से ऐसे गेम्स थे जो आपको बेहद पसंद थे, जो आज भी आप खेलते हैं और तभी भी आप खेला करते थे? देखिए बचपन में तो मैं फुटबॉल खेलता था क्योंकि गाँव में मतलब महँगे खेल वहाँ पे उपलब्ध नहीं थे जैसे कि टेनिस है, बैडमिंटन है, इवन क्रिकेट इज़ अ कॉस्टली गेम तो वहाँ पे इतना ज़्यादा उपलब्ध नहीं था। तो हम लोग सबसे अच्छा खेल था फुटबॉल, बड़ा ग्राउंड और सब जिसको खेलना है खेले और मतलब टेस्ट ऑफ योर स्टैमिना, स्किल एवरीथिंग मतलब लड़ाई-झगड़ा, गिरना-पड़ना फुटबॉल ग्राउंड में सब कुछ होता है। तो फुटबॉल वाज़ द गेम आई रियली लव्ड एंड वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी, वो वहाँ से सीखा और 1-2 गेम आपको आते हो तो फिर कोई भी खिलाड़ी होता है, कोई भी गेम सीख लेता है। तो जैसे फुटबॉल के बाद जब थोड़ा-सा क्रिकेट खेलने का मौका वहीं पे मिला क्रिकेट खेलने का मौका, तो क्रिकेट भी थोड़ा पिकअप कर लिया, बैडमिंटन खेलने का मौका मिला तो बैडमिंटन भी वहाँ पे थोड़ा बहुत खेल लिया। और नौकरी में आने के बाद में फिर फुटबॉल खेलना थोड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि रोज़-रोज़ उतने सारे लोगों को इकट्ठा करना संभव नहीं था, कहाँ पे खेलते और समय की भी बात थी। तो वो फिर मैंने बाद के जब नौकरी शुरू करने के कुछ सालों के बाद ही मैंने टेनिस पे स्विच किया और टेनिस मैं आज तक खेलता हूँ, आज सुबह भी खेला और बहुत मज़ा आता है और उसके बिना दिन लगता है कि पूरा नहीं होगा। इनफैक्ट कोविड नौकरी तो थी ही, नौकरी का अपना एक जो होता है सिचुएशंस, स्ट्रेस, डिस्ट्रेस सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ रही जो कि हमको एक तरीके से
इसको कोप अप करने में मदद किया वो मेरा टेनिस था। कि मुश्किल से मुश्किल समय में भी हम सुबह में जाकर टेनिस खेल लेते थे। और टेनिस के साथ एडवांटेज क्या है कि ओपन ग्राउंड में आप खेलते हैं, कोई खिलाड़ी पास में बहुत नहीं आता है, सोशल डिस्टेंसिंग में मेंटेन होती है, तो मतलब को कभी रुका नहीं, एक तरह से मान लीजिए कि कभी रुका नहीं, एक्सेप्ट फॉर द लॉकडाउन लास्ट ईयर 2020 वाला जो लॉकडाउन था उसमें हमने बंद किया था, बिकॉज उसमें घर से निकलना ही नहीं था। तो लेकिन उसके बाद लगातार खेलते रहे। और ये एक ऐसी चीज है कि बस ये तो फिटनेस वगैरह तो एक चीज है कि वो आपको सही रखती है, लेकिन एक मेंटल अलर्टनेस, मेंटल हैप्पीनेस और स्ट्रेस डीबस्टिंग, और साथ ही साथ जो आपके टीम में कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं लोगों के साथ, क्योंकि टीम में काम करना एक बिल्कुल अलग चीज होती है। हो सकता है कि कभी मैं बहुत ही फालतू सा पॉइंट जो है लूज कर दिया, जो कि बहुत इजी पॉइंट था, मैंने लूज कर दिया, नेट पे स्मैश करने गया और बाहर मार दिया, ठीक है। तो अपने आप को खराब लगता है और ये भी लगता है कि हमारा पार्टनर है, उसको खराब लगा हो क्या इसने कर दिया। लेकिन उस समय जब आप खेल रहे होते हैं तो आप बहुत फोकस्ड होते हैं, डजंट मैटर वी हैव लॉस्ट इट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। और कुछ गड़बड़ भी हो जाए आपसे, आपके पार्टनर से, आप उसको एनकरेज करिए, वो आपको एनकरेज करे, क्योंकि आपको आगे की तरफ देखना है, जो गया सो गया। तो एक बहुत बड़ी लर्निंग जो होती है वो खेल में होती है, जो कि जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण। इसलिए इसलिए बच्चों को, आजकल के बच्चे बहुत सारे 8वीं क्लास से 9वीं क्लास से लग जाते हैं अपना कोटा सिस्टम में, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, सफलता के लिए त्याग करना पड़ता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिंदगी को बैलेंस तरीके से करना बहुत आवश्यक होता है। और मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोगों को जिन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया था, एक अमेरिका की एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी कोंडलीना राइस, तो उनके बारे में मैं कहीं पढ़ रहा था कि वो सुबह में 4 बजे उठ करके जिम जाती हैं। नाउ यू कैन इमेजिन कि अ पर्सन हु इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएस यूनाइटेड स्टेट्स का, और उसके लिए सबसे पहली चीज जो होती है वो फिटनेस और जिम होता है। तो ये चीज, कुछ चीजें सीखने की होती है। इवन ओबामा, ही वाज सो फिट, उनको देखिए, उनको देख के लगता है, उनकी एनर्जी से लगता है, और मैं मानता हूँ कि वो अपने काम के अलावा बहुत सारी दूसरी चीजें करते होंगे जिससे वो इतने फिट रहते हैं। तो ये चीज है कि ये जो स्पोर्ट्स होता है आपको एक बहुत ही बैलेंस जिंदगी में देता है और हमेशा आपको खुश रखता है। और अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो मेरे ख्याल से कभी न कभी आपको समस्या होगी। सर यहाँ आप एक ऐसी सर्विसेज के साथ आप जुड़े रहे हैं आज तक। यहाँ पे मैं आपको सर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के बारे में। जी। बहुत सारी चीजें आती हैं समाज में, लोग आपस में एक कोऑर्डिनेशन नहीं बना के रह पाते हैं। परिवार के सदस्य आपस में कोऑर्डिनेशन बना के नहीं रह पाते हैं। आपने तो बहुत सारे केसेस देखे होंगे, बहुत बहुत मतलब ऐसे केसेस को सॉल्व किया होगा जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। तो यहाँ पे जाके आप कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट लाइक एज अ पुलिस ऑफिसर एंड एज अ डायरेक्टर, आपको कोई इस तरह के केसेस जो आपको लगता होगा कि ये मतलब ऐसा कोई केस जिसके बारे में आपने सोचा ही ना और वहां पे जाके आपने आप कहीं ना कहीं किसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कराया हो और जिसने कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत इम्पैक्ट छोड़ा हो। देखिए, बहुत सारे केसेस, ज्यादातर केसेस तो बड़े सीधे होते हैं कि आपको समझ में आता है कि मोटिव क्या है। किसी चोरी की तो कोई चोर आया पैसा लेने के लिए, चोरी करके चला गया, या लूट किया तो किसी को मार करके पैसे ले लिए, या कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हुआ तो किसी ने किसी को मार दिया, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, या खून कर दिया, मर्डर कर दिया, हत्या कर दी, ये सब चीजें होती है। लेकिन निश्चित रूप से कुछ ऐसे केसेस आते हैं जो कि आप बिल्कुल एक कहते हैं कि बहुत ही अनयूजुअल होते हैं। जैसे कि आप ऐसे केसेस पाइएगा कि एक ही घर में पति पत्नी रह रहे हैं और एक दिन पत्नी ने सोते में पति का मर्डर कर दिया। अब वो सब केसेस बड़े विचित्र होते हैं और कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है। तो उस तरह के केसेस भी आते हैं। जैसे एक केस मुझे याद है, सुरेंद्रनगर जिले में मैं था, आया था, तो एक किसी मंदिर में 3 बच्चों का शव मिला, गर्दन काटा हुआ था। अब वो बड़ा विचित्र था। बाद में समहाउ वो पता चला कि वो फादर ने ही ले जाकर के बलि चढ़ा दी, बच्चों की बलि उसके करके। तो इस तरह की चीज़ बड़ी अनयूजुअल होती हैं। और आप यकीन नहीं करते कि हम 20वीं शताब्दी में जब हुआ था, तो 20वीं शताब्दी की बात है, अभी 20वीं या 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं और ये चीज़ें हो रही हैं। जैसे बहुत ही चर्चास्पद एक केस था, आरुषि मर्डर केस। मेरा व्यक्तिगत जानकारी उस केस के बारे में नहीं है, लेकिन जो पब्लिक डोमेन में आया था, जो कोर्ट से हुआ था, इट वाज नॉट, मतलब इट वाज डिफिकल्ट टू बिलीव कि पेरेंट्स ही इन्वॉल्व हों। जैसा कि सीबीआई ने केस किया था, चार्जशीट हुआ था, ट्रायल हुआ था, सब कुछ हुआ था,
तो इस तरह के केसेस बड़े अनएक्सपेक्टेड होते हैं और इसीलिए पुलिस में हम लोग ये कहते हैं कि कभी भी कहते हैं प्री कंसीव्ड थियरी लेके मत चलो, खास करके जो केसेस ट्रिकी हों, वो कुछ भी हो सकता है, मतलब बहुत ही अनयूजुअल चीजें हो सकती हैं। तो ऐसी चीजें होती हैं और काफी होती है और कभी कभी पब्लिक को यकीन नहीं होता। पब्लिक को, जैसे अर्शी वाले केस में ही अभी क्योंकि मेरे पास पर्सनल फैक्ट नहीं है, लेकिन ये था कि समाज में भी, मीडिया में भी देख कभी कई बार ऐसा होता है कि अपना एक व्यू, जैसे सुशांत सिंह का केस था अभी, तो बहुत सारे लोग समाज में अपना एक व्यू बना के चल रहे थे, जो कि मेन स्टोरी से अलग था। कहानियां मीडिया पे आ रही हैं, रोज रोज आ रही हैं, ये हुआ वो हुआ, लेकिन हकीकत कभी बिल्कुल अलग हो सकती है जो आप सामान्य तरीके से सोचते हैं। तो ये मानव जो आदमी की मानसिकता है, खास करके जब क्राइम करता है, तो कभी कभी बहुत ही अनयूजुअल हो जाती है। तो ये होता है कि वो चैलेंज होता है पुलिस के लिए, और पुलिस इस बात को समझती है, जो प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, उस बात को समझते हैं और हमेशा जो है क्लोज्ड माइंड से नहीं करते। जहां पे आप क्लोज माइंड से करेंगे, कभी कभी गलती हो सकती है। तो इस तरह के केसेस आते रहते हैं। एक और केस था, मैं महसाना में एसपी था, वो भी करीब 20-25 साल पहले की बात है। वहां पे एसपी था, तो अ, एक घर में दो लोग जल गए थे और उनके जो लोग जल गए थे, उनके रिलेटिव्स ने केस किया कि जिसके घर में वो जले थे उसने जला दिया। ये था कि दो आदमी थे और खुद कैसे जल जाएंगे, इस तरह की बात थी, तो जला दिया होगा होगा। और दोनों में कुछ डिस्प्यूट चलता था। जिसका घर था, ये दो लोग गए थे, वहां पे कुछ डिस्प्यूट पहले से चलता था। तो घर वालों ने, जो लोग जल गए थे, उन्होंने एफआईआर कंप्लेंट किया कि इनको जला दिया गया है। लेकिन हकीकत ये थी कि जिसका घर था वो कहीं बाहर गया हुआ था और ये लोग उसे घर को जलाने गए थे और उन्होंने पूरे घर में पेट्रोल छिड़का और आखिरी कमरे में गए और उन्होंने सोचा कि आखिरी कमरे में आग लगा दें और वहां से आग लगा के, जब तक आग लगेगी तब तक निकल जाएंगे। लेकिन वो ख्याल नहीं था कि ये पेट्रोल इतना इनफ्लेमेबल मटेरियल है कि जब तक वो सोचेंगे निकलेंगे, उस सेकंड में लेस देन 2-3 सेकंड इट विल इनगल्फ द होल हाउस। तो उस तरह का हो गया था। तो ये चीजें होती हैं। तो उसमें बहुत ही तर्क के साथ, और आजकल फॉरेंसिक साइंस का इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि जो है कि एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस पे जोर देना चाहिए और खाली स्टेटमेंट्स पे या स्पेकुलेशन पे, उस सब चीजों पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। जी। वेरी मच सर, बिकॉज़ मुझे हमेशा से यही लगता आया है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को कोई बहुत अच्छा समझा सकता है, तो वो पुलिस वाले समझा सकते हैं। क्योंकि जितनी जी, पूरा क्लोज़ली का वो हम लोग तो कॉन्फ्लिक्ट पर। जी, प्लीज़ कंटिन्यू। जी। क्योंकि जितने क्लोज़ली वो कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करते हैं, है ना? कि आप लोग सबसे पहले तो आपको मतलब आपको तो जजमेंटल होना ही नहीं होता है। एक कॉमन पब्लिक जो है या मीडिया जो है, वो जजमेंटल है। वो अपनी अपनी सोच को एक वर्डिक्ट बना के लोगों के आगे रख देती है। लेकिन पुलिस वाले ऐसे हैं जो वर्डिक्ट मतलब लोगों की सोच पे नहीं, जो एविडेंस के ग्राउंड्स पे रह के बहुत सारे काम करते हैं। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा डीपली कोई बहुत अच्छा कुछ करा सकता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पे, तो वो पुलिस वाले हैं, बिकॉज़ बहुत क्लोज़ली वो इस चीज़ को फेस करते हैं। सर, बहुत सारी चीज़ें हम आपसे बात कर रहे हैं। अभी रिसेंटली आप रिटायर हुए हैं। एक पोज़ीशन पे आप 1 साल तक, इतने सालों तक जुड़े रहे। मॉर्निंग में रोज़ उठे, शाम को लेट आवर्स तक आप वहाँ पे काम कर रहे हैं। और सर जिस पोज़ीशन पर आप थे, पावर ही पावर है वहाँ पर, है ना? वहाँ तो इट वाज़ अ वेरी, वेरी पावरफुल पोज़ीशन। रिटायरमेंट के बाद आज आप यू आर वर्किंग एज़ अ लेक्चरर, यू आर वर्किंग एज़ अ प्रोफ़ेसर, कैसा लग रहा है? देखिए, ये आपके वही मैं कह रहा हूँ, मानसिक प्रक्रिया की बात होती है। अगर आप उसको, जो आप थे उसको पावर के रूप में देखते हैं, तो शायद आपको समस्या होगी। लेकिन अगर आपको ये इस तरीके से सोचते हैं कि हमें सिस्टम ने या आपकी कैपेबिलिटी ने एक अपॉर्चुनिटी दिया है कि लोगों के लिए काम करें, लोगों के लिए सेवा करें, लोगों का तकलीफ में जो लोग हैं, आपको यू हैव गिवन चांस, और उस चांस के साथ में आपको पूरा लीगल सपोर्ट, एक लीगल अथॉरिटी है किसी भी चीज को हैंडल करने के, लोगों को मदद करने के लिए। तो अगर आप ये सोचें कि लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं, तो शायद आपको रिटायरमेंट और न रिटायरमेंट में कोई फर्क महसूस नहीं होगा। और शायद वही चीज थी कि मुझे बिल्कुल एक तरीके से इट वाज अ वेरी कंटिन्यूअस स्मूथ ट्रांजिशन, क्योंकि अब मैं दूसरे तरीके से सोचने लगता हूँ, क्योंकि मेरी सोच वहीं पे है।
अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने जाऊँगा तो कितने अच्छी तरीके से पढ़ा सकता हूँ, जिससे मुझे खुद को सब्जेक्ट अच्छा आना चाहिए। क्या किस तरीके से मैं डिलीवरी करूँगा, किस तरीके से मैं स्ट्रक्चर करूँगा, मेरा नॉलेज बेस को इस टॉपिक पढ़ाने के लिए क्या होगा। तो अब मैं उसमें लग गया हूँ, अब मैं जिस रोज़ जो सब्जेक्ट का क्लासेस लेने हैं उसके लिए मैं लगा हुआ हूँ। और ये भी है कि अगर आप काम करना चाहें तो मैं तो भी मानता हूँ, जैसे हमारा अभी मैं बात शायद करूँगा बुद्ध से कबीर तक के बारे में। आज की तारीख में भी हम लोग, हमारे वॉलंटियर्स, हमारे टीम मेंबर्स हैं, वो लोग काम करने में लगे हुए हैं और हम भी लगे हुए हैं। पिछले दिनों जब कोविड सिचुएशन काफ़ी बुरी थी, करीब 20-25 दिन पहले, तो हम लोग दिन-रात लगे ही रहते थे कि किस तरीके से करें, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पावर गिवन बाय द गवर्नमेंट। जैसे हमारे साथ जो जो बच्चे थे, मैं और ख़ास करके मैं उनसे प्रेरणा लेता हूँ। हमारे साथ जो बच्चे थे, वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, कहीं छोटा-मोटा काम करते हैं। उस तरह के बच्चे थे जिनके पास कोई भी सपोर्ट नहीं, अपने फ़ोन से, अपने पैसे से दिन-रात जग करके वो लोग मदद कर रहे थे। और मदद क्या कर रहे थे? उनके पास तो कोई अथॉरिटी नहीं थी कि किसी को हॉस्पिटल में बेड चाहिए तो सीएमओ को, चीफ मेडिकल ऑफिसर को फ़ोन कर देंगे, भई एडमिट कर लो, या हॉस्पिटल, उनको पास ऐसा नहीं था। वो लोग क्या कर रहे थे, बहुत ही मेटिकुलसली वो लोग इन्फॉर्मेशन अपने पास रख रहे थे कि किस हॉस्पिटल में खाली हो रहा है, कितने पेशेंट हैं, कहाँ पे है, या कहाँ पे फलाना जो है दवा किस जगह पे उपलब्ध है, कहाँ पे उपलब्ध नहीं है। उस तरह की इन्फॉर्मेशन वो बिल्कुल अप टू डेट अपने पास में अपडेटेड रखते थे, जिससे कि किसी को ज़रूरत है तो उनको पता है कि यहाँ पे इस हॉस्पिटल में 1 बेड अभी खाली हुआ है, 1 बेड खाली है वहाँ पे। तो इस तरह की अप्रोच से वो लोग कर रहे थे। और कभी-कभी मुश्किल होता था, जैसे कभी-कभी ऑक्सीजन वगैरह का इश्यू होता था, तो फिर नहीं भी हो पाता था। ऐसा नहीं कि हर केस में आप मदद कर ही पा रहे हैं। लेकिन म महत्वपूर्ण क्या है कि आपकी क्षमता में आपकी जो रिसोर्सेज़ हैं, आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, आपका जो नेटवर्क है, उससे आप कितना कर पा रहे हैं। तो इस तरह से आप सोचिएगा तो आपको पावर, ना पावर का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। वही मैं कहता हूँ कि आप अगर इफ यू आर कंसिडरिंग योरसेल्फ एज़ अ मीडियम टू सर्व द पीपल, आई थिंक देयर विल बी नो चेंज, यू विल कीप डूइंग योर थिंग्स। और इसीलिए मुझे कोई मानसिक रूप से कोई परिवर्तन नहीं लग रहा। आज भी मैं बैठता हूँ, पूरे दिन कुछ न कुछ करता रहता हूँ, और I am equally happy. There's absolutely no change as far as my thought process, my response to life or society has is concerned. जी, सर, अभी-अभी हम एक मुहिम की बात कर रहे थे। अभी तक आपने बोला बौद्ध से कबीर तक। बुद्ध से कबीर तक, सॉरी, बौद्ध से कबीर तक। बुद्ध से कबीर तक। बुद्ध से कबीर तक सर। सो थोड़ा-सा इलैबोरेट करिए, ताकि ऑफ कोर्स मैंने तो आपको बोला ही था कि अगर आप ये एक ऐसी प्रक्रिया है, मेरे को लगता है कि जहाँ जितने लोग इसको जॉइन करें, और थोड़ा-सा इसके ऊपर रोशनी डालेंगे सर, ताकि जो लोग इसको जॉइन करना चाहते हैं, पूरा एक जो जी, लोग इसको जॉइन करना चाहते हैं, इसको एक मुहिम की तरह लेके चलना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। सर, इसका पूरा प्रोसेस क्या है? क्या एजेंडा था? कौन लोग हैं जो इसको आपके साथ जुड़े हुए हैं? और विज़न क्या है सर इसका? जी। देखिए, मैं जैसे आपने बताया कि मैं गोरखपुर से आता हूँ, और वहाँ की जो एक तरीके से सिंक्रेटिक कल्चर है, जहाँ पे सब लोग मिल-जुल के साथ रहते हैं, और हज़ारों सालों की एक साथ में रहने की जो संस्कृति रही है, एक्सेप्टेंस की संस्कृति रही है, एक-दूसरे को स्वीकार करने की, डिस्पाइट डिफरेंसेस, अंतर तो रहते ही हैं। तो वो उस बैकग्राउंड में आया था, फिर बनारस में पढ़ा, तो बनारस एक ऐसा शहर था जो पूरे हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ पे तमिलियन, मराठी, गुजराती, सिंधी, बंगाली, पंजाबी सब लोग रहते हैं, और बहुत सारी भाषाएँ बोली जाती हैं। धर्म अगर देखें तो वहाँ पे बौद्ध धर्म भी रहा, जैन धर्म भी रहा, हिंदू धर्म भी रहा, बहुत सारे परंपराएँ वहाँ पे, रविदास भी रहे, कबीर भी रहे, ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ पे रहे। तो उस जगह से मैं आया था, तो वो जो डाइवर्सिटी थी मैंने देखी थी। जब मैं नौकरी में आया तो जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स देखे। तो हमने कास्ट और कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत सारा देखे। जैसे मैं गुजरात में 1989 में आया, तभी से बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे देखे, जाति वाले दंगे देखे, लोग एक-दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। खैर, हमने कानून के हिसाब से उसको हैंडल भी किया। लेकिन फिर बार-बार सवाल आता था, क्या ये हमारा हिंदुस्तान है, जहाँ पे हम एक-दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे? और क्या हम इसी को कहते हैं कि ये राम की धरती है, कृष्ण की धरती है, ये महावीर की धरती है, ये गौतम बुद्ध की धरती है, ये विवेकानंद की धरती है, क्या ये गांधी की धरती है? की धरती था ये ये लड़ाई
1 मिनट मुझे दीजिएगा। जी, यस सर। जी, बुद्ध कबीर तक के बारे में आप हमसे बात कर रहे थे और उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हम पूर्वांचल से गोरखपुर से आते हैं और वहाँ की एक साझी विरासत, साथ रहने की जो भावना है, एक-दूसरे को स्वीकार करने की भावना वो मैंने बचपन में देखी थी। फिर जब बनारस में तो वहाँ पे भी मैंने देखी बहुत सारे रीति-रिवाज हैं जो एक-दूसरे से घुल-मिल के रहते हैं, लोग एक-दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत सारे धर्म एक ही शहर में देखे बौद्ध, जैन, हिंदू, पारसी, सिख इतने सारे प्रकार के लोग रहते हैं और एक-दूसरे के रीति-रिवाजों में भी काफ़ी हद तक शरीक होते हैं। तो वो एक परंपरा मैंने देखी थी और ये भी परंपरा देखी थी कि मतभेद अगर हों भी तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसकी लड़ाई की जाए, मतभेद तो होंगे ही होंगे, उसपे बात की जाए और इनफैक्ट बौद्ध दर्शन में एक मध्यम मार्ग करके एक सिद्धांत है कि आप एक्सट्रीम पे मत जाइए, आप बीच के रास्ते पे चलने की कोशिश करें और वो डायलॉग से आता है। इसी तरह से अगर जैन फिलॉसफी में आप देखेंगे तो कुछ सिद्धांत हैं, अनेकांतवाद सिद्धांत है व्हिच टॉक्स अबाउट कि सत्य अनेक होते हैं, सत्य एक नहीं होता है और दूसरा कि सत्य सापेक्ष होता है, सत्य रिलेटिव, ट्रुथ रिलेटिव होता है, सत्य सापेक्ष होता है। तो कोई चीज़ अल्टीमेट नहीं है, तो हम लड़ाई किस लिए करें, बातचीत करें। और हमारे यहाँ तो एक शास्त्रार्थ की परंपरा रही है और हमारे देश में तो बौद्ध, जैन, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी सब धर्म रहे हैं, पारसी, ज्यू सब रहे हैं और साथ में हम लोग रहते रहे हैं। तो हमने जब नौकरी में जब आईपीएस में आया तो मैंने बहुत सारे दंगे देखे 1989, 90, 92, 99, 2002 में बहुत सारे दंगे देखे, सांप्रदायिक दंगे देखे। जातिवादी दंगे देखे जैसे कि 1997 में मुझे याद है, फिर मैं एक मेहसाना करके जिला था वहाँ पे था, जो कि जातिवादी दंगे बहुत होते थे। सुरेंद्रनगर में था तो वो दलितों के लिए जो लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए वायलेंस मैंने देखा। तो हमें लगता था कि हमें अपनी जो परंपरा है, जो बेसिकली अपोजिट कल्चर साझी विरासत है, उसको हमें इन्वोक करना चाहिए, उसको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहिए और ये कहना चाहिए कि देखो हमारी जो विरासत है, वो लड़ाई झगड़े की विरासत नहीं है। हमारे यहाँ जो विदेशी भी आए, वो यहाँ के होकर के रह गए और हम एक-दूसरे से सीखते रहे, चाहे संगीत का बात रहा हो या संस्कृत की बात, नृत्य की बात, कोई भी चीज़ रही हो, भाषा की बात, तो एक-दूसरे से सीखते रहे। तो हमने कहा कि एक ऐसा मुहिम चलाया जाए जिसमें हम इस चीज़ पे जोर दें, तो हमने बुद्ध से कबीर तक 2018 के शुरू में हमने शुरू किया था और उसका उद्देश्य यही था कि हम एक तो अपनी संस्कृति पे गौर करें, जो कि एक साझी विरासत की संस्कृति है, विविधतावादी संस्कृति है, बहुसंस्कृतिवादी संस्कृति है और एक-दूसरे को स्वीकार करने की संस्कृति है। तो हमने ये शुरू किया और इसके कई माध्यम हमने लिए। तो पहला जो शुरुआत थी वो एक यात्रा से हुई थी। वह यात्रा हमने कुशीनगर से शुरू की थी जहाँ बुद्ध का निर्माण हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी और उसको ले गए थे गोरखपुर होते हुए हम मगहर तक ले गए थे, कबीर ने अपना जीवन छोड़ा था। और मगहर इस बात का प्रतीक था कि मगहर कबीर इसलिए आए थे कि वो कहते थे कि जो कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि जो काशी में जिसकी मृत्यु होती है, बनारस में होती है, वो स्वर्ग हो जाता है और मगहर जिसको मृत्यु होती है, वो नरक में जाता है। इस तरह की एक मान्यता थी। उस मान्यता को तोड़ने के लिए वो वहाँ पे आए। और एक बात और महत्वपूर्ण कि वो इस ये बात जब कहते थे तो वो तर्क को प्रधानता देते थे, रैशनैलिटी को प्रधानता देते थे। वो पोगापंथी या कर्मकांड को रिजेक्ट करते थे। और इसी तरह से बुद्ध भी यही करते थे। बुद्ध का अगर दर्शन देखें तो वो भी कहते हैं वो कर्मकांड बिल्कुल रिजेक्ट करते थे और बुद्ध का आविर्भाव ही जो हुआ था वो आए थे वो कर्मकांड और हिंसा के एक परिप्रेक्ष्य में आए थे कि उस समय जो हमारा समाज था उसमें कर्मकांड बहुत बढ़ गया था। एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था हो गई जिसमें लोगों का शोषण होता था और भेदभाव नीचे के तबकों के साथ भेदभाव होता था, महिलाओं के साथ भेदभाव होता था, पशुबलि बहुत होती थी, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आए थे और वो ये कहते थे कि तर्क को मानो। कोई भी कोई चीज़ कहे तो उसको तर्क की कसौटी पे कसो और फिर ही मानो। और उनका जो दर्शन है उसको थियरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन बोलते हैं। उसका मतलब ये है कि दुनिया में कोई भी चीज़ होती है वो तर्क पर ही आधारित होती है। और इसी से उन्होंने पूरा अपना फिलॉसफी दिया हुआ है। अगर बेसिक चीज़ें मैं 1 सेकंड में कहना चाहूँ तो उनका जो दर्शन है कहते हैं दुःख है, 4 नोबल ट्रुथ्स जिसको बोलते हैं 4 आर्य सत्य। दुःख है, तो दुःख है तो उसका कारण भी होगा। तो कहते हैं हाँ, दुःख का कारण है वो दूसरा नोबल ट्रुथ हुआ। अगर कारण होगा तो उसका निवारण भी होगा। तो तीसरा नोबल ट्रुथ हम कहते हैं कि दुःख का निवारण है और निवारण है तो उसके रास्ते भी होंगे। तो चौथा जो नोबल ट्रुथ है, आर्य सत्य है, वो अष्टांग मार्ग है कि 8 रास्ते उन्होंने बताए कि इस रास्ते पे चलो तो दुःख कम हो जाएँगे और आपको जो निर्वाण का कांसेप्ट है, उसकी उन्होंने बात की। तो हम ये सारे और खाली हम बुद्ध और कबीर की बात नहीं करते, अगर नाम देखें तो बुद्ध से कबीर तक तो 2000 सालों का इतिहास है इसमें। इस देश में क्रिश्चियनिटी आती है, इस्लाम आता है।
पारसी लोग आते हैं, नास्तिकवाद की परंपरा है और हिंदू परंपरा में जो कि मूलतया बहुदेववादी परंपरा थी, जो बहुत सारे देवताओं की 33 करोड़ देवी-देवताओं की पूजा करती थी। शंकराचार्य आते हैं 20वीं शताब्दी में और शंकराचार्य कहते हैं कि सिर्फ़ एक ईश्वर है। तो आप देखेंगे कितनी विविधता रही है। कोई बहुदेववादी मानता है, कोई एक ईश्वर में मानता है, कोई सगुण ब्रह्म में मानता है, कोई निर्गुण ब्रह्म में मानता है, कोई कहता है कि ब्रह्म को पाने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, खाली आपको भक्ति और रियलाइज़ेशन की ज़रूरत है। कोई कहता नहीं हमें तो नृत्य और संगीत के माध्यम से जैसे मीराबाई थी, ऐसे बहुत सारे लोग थे। तुलसीदास थे वो जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे, सूरदास थे जो सगुण ब्रह्म के कृष्ण की उपासना करते थे। कबीर के जो राम थे, वो मंदिर राम नहीं थे, उनकी कोई मूर्ति नहीं थी, उनका कोई मंदिर नहीं था, वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे और कहते थे उसके लिए किसी किताब की पढ़ने की वो कहते थे ना ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, वो उस तरह की बात करते थे। तो ये हमारे देश की परंपरा विविधता की परंपरा रही है और डायलॉग परंपरा रही है, एक एक दूसरे से बातचीत करके और हम हमेशा जो आज हम हैं, वो हमारी जो भाषा अभी मैं बोल रहा हूँ, वो ये कहते हैं कि पिछले 3-4 हज़ार सालों का एक तरीके से इवोल्यूशन की ये भाषा है और ये संस्कृति है, ये तहज़ीब है। उसमें हम रह रहे हैं और बड़ी खूबसूरत है। इसका जो ताना-बाना संस्कृतियों का ताना-बाना है और ये आप तब महसूस करते हैं हिंदुस्तान में रहते हुए शायद आपको पता नहीं चलता कि कितनी खूबसूरत है। लेकिन आप किसी ऐसे देश में जाएँ जहाँ पे एक बहुत ही मोनोलिथ एकाश्म वाली संस्कृति है। जहाँ पे एक ही तरह की ज़िंदगी आप अमेरिका में जाइए, अमेरिका बड़ा खूबसूरत देश है, बड़ा अच्छा देश है। लेकिन आप पाएँगे कि हर जगह एक ही जैसा दिखता है। न्यूज़ीलैंड जाएँगे, कनाडा जाएँगे, हर जगह सब कुछ एक जैसा दिखेगा। हिंदुस्तान में जाइए, आप जयपुर जाइए अलग, बनारस जाइए अलग, आप बीकानेर जाइए अलग, जैसलमेर जाइए अलग, भोपाल जाइए अलग और एक एक टिपिकल शहर का स्काई लाइन देखिए, आप शहर को ऊपर से देखिए, आपको मंदिर दिखेंगे, मस्जिद दिखेंगे, गुरुद्वारे दिखेंगे। इट्स सो ब्यूटीफुल और ये जो खूबसूरती है, ये हज़ारों सालों में हमने बनाई हुई है और एक दूसरे को इस ताना-बाना ऐसा खूबसूरत बना हुआ है, जो गुरु ग्रंथ साहब है सिख धर्म का। उसमें देखिए मैंने पढ़ा कि उसमें उन्होंने हिंदुस्तान से लोगों की जो फ़िलॉसफ़ी थी उसमें डाली है। तो ये बहुत बड़ी कबीर है, कबीर कबीर के जो शब्द होते हैं, आप किसी भी गुरुद्वारे में जाइए रोज़ गाए जाते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के नामदेव के गीत उसमें डाले हुए हैं और अगर आप अमृतसर जाइए स्वर्ण मंदिर में तो आप देखेंगे कि वहाँ पे 4 दरवाजे हैं और कहते हैं कि ये सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए 4 अलग-अलग दरवाजे हैं, सब उसमें कहीं से भी आ सकते हैं। तो ये एक हिंदुस्तान की परंपरा रही है। दुःख जब होता है जब आप सीमित करने की सोचते हैं कि हमारे यहाँ ये मंदिर है, इसमें तो ये नहीं आना चाहिए और वो नहीं आना चाहिए, जात के आधार पे। धर्म का मैं कहता हूँ कि आपकी महानता इस बात से बनती है कि कितने लोग आपके यहाँ आते हैं, कितने लोग नहीं आते हैं, उससे महानता नहीं बनती है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की संस्कृति का सबसे ज़्यादा प्रभाव दुनिया में तब पड़ा जब हम सबसे उदारवादी थे। अशोक जब एक तरीके से हिंसा से दूर होता है, वो बौद्ध धर्म को अपनाता है और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दुनिया में लोगों को भेजता है। वह एक समय है जबकि दुनिया में सबसे ज़्यादा हिंदू एक तरीके से हिंदू परंपरा का बात करूँ, बौद्ध धर्म का, हिंदू परंपरा का और हिंदू धर्म का प्रचार-प्रसार हुआ। पूरा मिडल ईस्ट से लेकर के दूर साउथ ईस्ट एशिया तक जो है इसका प्रचार-प्रसार हुआ। इंडोनेशिया में बहुत सारे हिंदू मंदिर मिलते हैं, बहुत सारे हिंदू स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, इसमें गौरव होता है। वो गौरव तब होता है जब हम उदारवादी होते हैं तो लोग आपको स्वीकार करते हैं। और भी देखिए महानता है कि आप हिंदू परंपरा की बहुत सारी चीज़ें स्वीकार करके बैठे हुए हैं और हम गौरव लेते हैं कि इंडोनेशिया के मुसलमान हमारी रामायण और वो सब कहानी अपनी ज़िंदगी में उनको एक तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो उदारता जो है किसी भी देश की जो है एक महत्वपूर्ण ताकत होती है। जब आप संकीर्ण होते हैं, जब आप में असुरक्षा आती है, हमें अपने धर्म को बचाना है, तो वहाँ से उस धर्म का पतन होता है। आप देखेंगे जहाँ पे लोग कहना शुरू करेंगे कि इस्लाम खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में, वहीं पे उस धर्म का और उन्हीं लोगों के कारण पतन होता है। क्योंकि हमेशा वो संकुचित करने जाते हैं कि फलाने को हमारे मंदिर में नहीं घुसना चाहिए, फलाने को हमारे मस्जिद में नहीं घुसना चाहिए। अरे छोड़ो यार हिंदुस्तान ये खूबसूरत दुनिया है, सब लोग साथ मिल कर के रहें। हिंदुस्तान में तो कितने उदाहरण मिलते हैं। अभी उदाहरण मिलता है कि केरला में किसी मस्जिद में लोगों ने कुछ गुरुद्वारा में लोगों ने वो करने दिया, नमाज पढ़ने दिया या इस तरह की उदाहरण इतने हजारों हजार मिलते हैं। बुद्ध से कबीर तक में हम लोग देखते हैं कि हम बहुत सारे जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग साथ में जाते हैं। मंदिर में भी जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, जैन मंदिर में जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, मुस्लिम जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण भी देना चाहूँगा कि
2019 की यात्रा में हम लोग एक जैन स्थल है, बहुत ही पवित्र स्थल जहाँ पे महावीर का परिनिर्वाण हुआ था, उसको पावानगर बोलते हैं, वहाँ जैन मंदिर में हम लोग गए थे। और हमारे साथ मुस्लिम कलाकार लोकल हैं, लोकल फोक आर्टिस्ट हैं, वो लोग निर्गुण गाते हैं कबीर के। और वो जैन मंदिर में बैठ कर के मुस्लिम कलाकार अद्वैत ब्रह्म के या एकेश्वरवाद के, जो कि मूलतः हिंदू परंपरा का एक कंसेप्ट है, उसको वो लोग गा रहे हैं। तो आप सोचिए जैन, हिंदू, मुस्लिम किस तरीके से एक फ्यूजन होता है, और बड़ा खूबसूरत फ्यूजन होता है। तो ये चीज है, हिंदुस्तान की एक खासियत है, ये फ्यूजन, इवोल्यूशन, एक दूसरे से सीखना, एक दूसरे की खूबसूरती देखना। अपना संगीत, हमारा जो ध्रुपद संगीत था, जो ओरिजिनल संगीत था, 13वीं 14वीं 15वीं शताब्दी में ख्याल स्टाइल इवॉल्व होती है, वो एक तरह से कह लें कि बाहर से लोग जो आए उनका एक तरीके से असर रहा, और साथ में हमारा लोकल भी रहा, हमारे राग रहे और उसमें उनकी स्टाइल्स रही। तो वो चीज आई, उसके बाद और भी चीजें आती हैं, और इन सब चीजों को जितना आप स्ट्रिक्ट करिएगा वो खत्म होती जाएंगी। आप भाषा का ग्रामर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दीजिएगा तो भाषा ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि कोई भूल ही नहीं पाएगा। तो आम आदमी को ये सब चीजों को एंजॉय करने दीजिए, और हिंदुस्तान आपको ऑफर करता है ये खूबसूरत जिंदगी जीने का, इसको खोइए मत, यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। तो ये बुद्ध से कवि तक मोमेंट है, जिसको जुड़ना चाहे, इसके जुड़ने के कोई ऐसा तरीका नहीं है। आप इस विचार से जुड़ गए, दोस्ती के और भाईचारे के विचार से जुड़ गए, और ये विचार अपने संविधान में भी है, तो आप एक तरीके से जुड़ गए। और अगर आप और जानकारी भी चाहते हैं तो एक फेसबुक पेज है बुद्ध से कबीर तक, हिंदी में और अंग्रेजी में भी है, तो उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। बुद्ध से कबीर तक .org एक वेबसाइट है, उसमें बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, तो आप उस पर जाइए। और एक चीज मैं गारंटी कर सकता हूँ कि आप इस मुहिम से जुड़िएगा, आपको मजा आएगा। ये कोई हम सेक्ट नहीं है। आप बुद्ध के विचार से डिफर करते हैं, तर्क के साथ डिफर करते हैं, उसका स्वागत है। कबीर से आपको कोई मतभेद है, आप तर्क के साथ मतभेद प्रस्तुत करते हैं, उसका स्वागत है। ये जो चीज है, ये तर्क, मतभेद और मतभेद को रिजॉल्व करना, साथ में रहना, उसी की खूबसूरत कला है बुद्ध से कबीर तक। तो इसमें आप आइए, आपको मजा आएगा निश्चित रूप से। हमारे ग्रुप में एक बैंड है, संगीत के लिए स्कोप है, लिटरेचर के लिए स्कोप है। आप जो करना चाहिए आप आइए, सही आप आइए, और आपके लिए कुछ ना कुछ वहां पे होगा। विल फाइंड समथिंग फॉर यू, वेदर यू आर अ साइंटिस्ट और जरूर रिसर्च स्कॉलर, आप हैं, कलाकार हैं, थिएटर के, तो कोई भी चीज करें तो आपको मजा आएगा। जी जरूर सर। और आपकी मैं दाद देती हूँ आपके इस इंकरेजमेंट की। इतने साल इतनी मेहनत के बाद आपने वापस रिज्यूम किया एज अ प्रोफेसर और वापस एक मुहिम के साथ जुड़े। और इन सब के अलावा सर, आपने इंडिया को जिस तरह से, जिस खूबसूरती के साथ डिस्क्राइब किया सर, बिलीव यू मी सर, मैंने कभी नहीं देखा किसी को इतनी खूबसूरती से हिंदुस्तान को की व्याख्या करते हुए। मैं खुद यूएस में बहुत टाइम रहकर आई हूँ सर, और यहाँ हिंदुस्तान में जो लोग हैं वो सिर्फ हिंदुस्तान की को क्रिटिसाइज करते हैं। यहाँ ये नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे धर्म है, लड़ाई बहुत झगड़ा होती है, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते बहुत है। किसी ने कभी ये उदाहरण दे के नहीं कहा कि लोग एक जगह भी देते हैं, जो सिख भाई हैं वो गुरुद्वारे में उनको जगह दे रहे हैं नमाज पढ़ने की। तो जो एग्जाम्पल आज आपने दिखाया है, आई विश कि लोग उसी सकारात्मक सोच को आगे सोचें, और तो हिंदुस्तान की खूबसूरती हमेशा बनी रहेगी। लोग जो हिंदुस्तान की नकारात्मकता को सिर्फ देखते रहते हैं। सर, आपने अभी अभी मतभेद की बात की। आई थिंक मैं बहुत ही आउट ऑफ द टॉपिक जाके आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। इतना एक्सपीरियंस है और इतना अच्छे मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी और मतलब ज्यादा इस टॉपिक को एक्सपैंड भी नहीं करना चाहूंगी। लेकिन कई बार अपने एक बहुत ही डीप डाउन क्वेश्चन को हमेशा से पूछना चाहती हूँ। इनफैक्ट मैं बहुत लोगों से पूछ भी चुकी हूँ। हम राम के मंदिर के लिए इतना लड़ते हैं, हम राम के मंदिर के लिए मरे जा रहे हैं, इतना कत्लो आम हो रहा है। एक चीज आपसे जानना चाहूंगी, और जो राम ने किया, जो राम ने सीता जी के साथ किया, क्या वह सही था? मेरे को इसका उत्तर कभी नहीं मिला सर। सॉरी, आउट ऑफ द वे जाके आपसे पूछ रही हूँ। बहुत ज्ञानी लगे मुझे आप। मुझे लगा कि अभी अभी आपने बोला कि अगर आपको मतभेद है किसी चीज से तो आप खुल के सामने आके उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो ये जो एक हम है जी जी। कि एक आप अपनी ही पत्नी को किसी तीसरे इंसान के कहने पे राज से बेदखल कर देते हैं और सारी जिंदगी आप उसको नहीं ढूंढते कि वो कहाँ गई।
और आप बाद में उसको भगवान मानते हैं और भगवान मान के उनके मंदिरों के लिए लड़ते हैं समाज में। एक वो किस हद तक सच है? ठीक है। आदर्श पुरुष किस किस एंगल से हम राम जी को आदर्श पुरुष देखते तो जी, तो इस सारी बात को मैं 2 हिस्से में बाँटूँगा। मंदिर वाली बात अलग कर लेते हैं और रामचंद्र जी ने जो सीता के साथ ऐसा माना जाता है कि किया, उसकी बात हम करते हैं। हैं? यस सर। मेरा ये कहना है कि मैं ये मानता हूँ कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वो चीज़ गलत, अगर ऐसा किया तो निश्चित रूप से गलत है, क्योंकि इसमें कोई आपको कोई अधिकार नहीं है इस तरह से, आप उसको एक डिग्निटी या इक्वालिटी के बेसिस पे नहीं देख रहे हैं। तो एक तरीके से आपको अधिकार नहीं, लेकिन वो बात महत्वपूर्ण नहीं है। निश्चित रूप से वो गलती है, इसमें कोई बात नहीं। महत्वपूर्ण क्या होता है? क्या हम डू वी रियली रियलाइज़ परफेक्शन? एंड इवन कैन वी थिंक ऑफ अ गॉड हू इज़ परफेक्ट? और मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, पुरुष उत्तम थे, वो भगवान नहीं थे। जब उनका जो चरित्र है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा पुरुषोत्तम में भी गलतियां हो सकती हैं, गलती किससे नहीं होती। और इसीलिए अभी मैंने आपको जो जैन दर्शन का कोट किया था कि ट्रुथ इज नेवर वन, ट्रुथ इज थाउजेंड ट्रुथ पुट टुगेदर। और उसके कहते हैं कि ट्रुथ इज रिलेटिव। तो क्या किया, और ये हो सकता है कि किसी समय काल में जब चित्र को चित्रित किया गया, जिसने भी लिखा होगा उसके कुछ वैल्यू सिस्टम रहे होंगे और वैल्यू सिस्टम्स इवॉल्व होते रहे। और 1000 साल पहले वैल्यू सिस्टम था, या जब तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा तब वैल्यू सिस्टम था, और आज का वैल्यू सिस्टम। तुलसीदास एक रचयिता थे, एक उन्होंने कहानी लिखी, रामचरितमानस लिखा। और उस जो भी उस जिस परिस्थिति से, जिन संजोगों में और जिस कॉन्टेक्स्ट में लिखा होगा, निश्चित रूप से एक यही बात सोचने की 400 साल पहले इन्होंने ये बात लिखी। 400 साल पहले आप 1950 दशक में जब आप महिलाओं को समान अधिकार देने की बात कर रहे थे अपने हिंदू कोर्ट्स में, तो बहुत सारे लोग इस देश में विरोध कर रहे थे। बहुत सारे मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देने की बात करते हैं तो लोग बहुत सारे विरोध करते हैं। तो वो छोटी सी बात है और एक चित्र है, और उस मर्यादा पुरुषोत्तम में भी कहीं कमी रह गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी भी हम ये ना सोचें कि हम वी आर कोई भी चीज परफेक्ट है, बल्कि एक ऋग्वेद का बहुत फेमस एक हिम है जिसको नासदिया सूक्त बोलते हैं। और नासदिया सूक्त में विश्व की या यूनिवर्स की उत्पत्ति के बारे में वो सूक्त है कि किस तरह से ये ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ है। और उसमें कहते हैं कि ये कौन जानता है कि ये आसमान कहाँ है, पाताल कहाँ है, कब बना, अंधेरा है, उजाला है, कोई इसको जानता है, नहीं जानता है। और आखिर की जो लाइन है, मैं एग्जैक्ट शब्द तो आपको नहीं कह पाऊंगा, लेकिन आखिर की जो 4 लाइन है उसमें कहा जाता है कि ये सब जो किया गया है, तो ये क्या उसने जिसने बनाया है उसको पता है? उसको पता होगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसको पता नहीं होगा। तो अब ये सोचिए कि भगवान की ताकत के सामने भी ऋग्वेद में आज से कितने हजार साल पहले लिखा गया प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम में भी कमियां रही होंगी, दैट डज नॉट प्रिवेंट अस फ्रॉम टेकिंग हिम एज अ मॉडल। मर्यादा पुरुषोत्तम एक जो चित्र मैंने रामचरितमानस बचपन में जब 7 साल का था 2 बार पढ़ा था, वो कहानी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती थी। और मेरे मन में जो चित्र राम का बना वो बहुत ही सौम्य आदर्श चित्र, जो कि सब लोगों की बहुत इज्जत करते थे, बहुत विनम्र थे। आपने परशुराम के साथ लक्ष्मण का संवाद सुना होगा, तो लक्ष्मण तो थोड़ा-सा लड़ाकू टाइप के ऐसा चित्र बनता है, लेकिन राम का जो चित्र बनता है, वो मजबूरी में रावण से लड़े थे। वो राम का जो चित्र बनता है बहुत ही सौम्य और बहुत ही आदर्श चित्र बनता है। और उनके नाम पे लड़ाई झगड़ा करना, अगर कोई धर्म को इस देश में मानता है, राम में मानता है, उसके नाम पे लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो वो राम को नहीं मानता है। पहली बात तो ये है पहली बात तो ये है कि राम के इस देह में अनेकों रूप रहे हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर कबीर का राम और तुलसी का राम दोनों अलग थे। कबीर का निर्गुण था, तुलसी का सगुण था। और आप ये देखिए कि आप अगर जो राम का सौम्य स्वरूप है उसको आप एक आक्रामक स्वरूप के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उसको अपना सिंबल बनाते हैं जिससे आप लड़ाई करते हैं। क्योंकि कई बार मैंने देखा जय श्री राम बोल करके लोग लड़ाई करते हैं, किसी को मारते हुए कहते हैं कि तुम जय श्री राम बोलो। मुझे नहीं लगता कि वो लोग, उनका राम से कोई लेना देना है। मेरा नहीं मानना है कि उन्होंने रामचरितमानस पढ़ा भी हो, मैं बता रहा हूँ, और मेरा नहीं मानना है कि वो कभी अयोध्या गए भी हों। तो ये बहुत आवश्यक है कि अपने
मैं तो बहुत ज़्यादा धर्म को व्यक्तिगत ज़िंदगी में प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, लेकिन उन लोगों को जो लोग धर्म को प्रैक्टिस करते हैं, वो हिंदुस्तान के धर्म को समझने की कोशिश करें। आप हिंदू धर्म को समझने की कोशिश करें जिसमें 9 अलग-अलग दर्शन हैं और आप सबसे तो सिख धर्म से आप सीखिए। सिख धर्म के लोग आज भी ऐसे-ऐसे उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि आप जो लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, उन लोगों को शर्म से झुक जाना चाहिए। अभी दिल्ली में उन्होंने वो क्या बोलते हैं डायलिसिस सेंटर बनाया, कितने कितने सैकड़ों बेड्स का बनाया और उसमें वो जात धर्म नहीं पूछते हैं। मैं जब एक हिंदू होकर के स्वर्ण मंदिर में गया था, मैं बता रहा हूँ, मैं तो नास्तिक हूँ करीब-करीब, लेकिन उस जगह पे मैंने जो लोगों को वॉश बेसिन धोते हुए देखा, लोगों के जूते साफ करते हुए देखा। मुझे मतलब लगा कि हमें क्या ये विनम्रता यहाँ पे आके सीखनी चाहिए, चाहे हम हिंदू धर्म को मानते हैं, इस्लाम को मानते हैं, क्रिश्चियनिटी जिसको भी मानते हैं, जब जिस भी ईश्वर को मानते हैं। तो हमारे देश में ऐसी-ऐसी परंपरा जो धर्म के नाम पे लड़ाई करते हैं, वो धर्म मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, अगर आप धर्म को पढ़ लें, धर्म को अपनी परंपराएँ पढ़ लें, अपनी परंपरा को समझ लें, आप लड़ाई-झगड़ा भूल जाएँगे। दुःख की बात ये है, लड़ाई-झगड़ा वही लोग करते हैं, जो ना अपने धर्म को समझते हैं, ना अपनी संस्कृति को समझते हैं। अपने अभिमान की बात जी, करते हैं, मेरे ख़्याल से अभिमान की बात करते हैं जी, सर। सर जी, बहुत ही जी। आपने मेरी बहुत ही बढ़िया आंसर दिया। मैं सालों से आप बिलीव कीजिए सर, मैं सालों से ये जो राम जी के ऊपर ये प्रश्न जो है, जब मैं ये लड़ाई-झगड़ा देखती हूँ, जब ये इस तरह से लोगों को आपस में एक-दूसरे का कत्लेआम करते देखती हूँ, बहुत तकलीफ होती है मुझे कि राम जी को तो किसी ने नहीं देखा और जब राम जी ने अपने खुद के लिए लड़ाई नहीं लड़ी और वो चुपचाप 14 साल के लिए वनवास चले गए, है ना? उनको उन्होंने एक्सेप्ट करा और वो चले गए। आज लोग अगर उनके सच में अनुयायी हैं, अगर उनके वो एक में एक्चुअल में उनको फ़ॉलो करते हैं, तो उनके लिए तो लड़ने का मतलब ही नहीं बनता जब इंसान ने खुद ही नहीं अपने लिए लड़े थे। तो इतने लोगों को मार-पीट, लड़ना और झगड़ा करके उसको इश्यू बना देना और उसकी उसके उसकी नफ़रत पैदा करना जनरेशन टू जनरेशन वो नफ़रत जो है, वो कहीं न कहीं ट्रांसफ़र हो रही है ना? सो आई डू एग्री विद यू सर कि पुरुषोत्तम थे राम जी। उन्होंने एक भगवान के रूप में नहीं आए थे। एक पुरुष की तरह अगर कोई गलती कर गए हैं, तो वो गलती गलती है, चाहे वो राम ही क्यों ना करे। गॉड मे बी भगवान ने वो सेट करना चाहते थे एग्ज़ाम्पल कि भगवान से भी गलती हो सकती है, अगर वो पुरुष योनि में आते हैं। आई ट्रूली एग्री विद यू सर। सर, आपसे एक बात यहाँ पे पूछना चाहूँगी। इतनी सारी सक्सेस देखी है आपने, इतनी सक्सेस को टेस्ट किया है, लोग इतनी रिस्पेक्ट को देखा है और कुछ यंग जनरेशन के लिए मैसेज क्या देना चाहेंगे, जो एक फेलियर के बाद ही टूट जाते हैं, बहुत बड़े-बड़े सपने देख के बाहर निकलते हैं और जब उनमें से एक सपना भी टूट जाता है, तो दोबारा वो हौसला जो है सपने को जीने का, वो नहीं पैदा कर पाते। ये क्वेश्चन मैं अपने हर गेस्ट से पूछती हूँ ताकि हर गेस्ट जो है वो किसी न किसी तरह से इंस्पायर कर पाए यंग जनरेशन को क्योंकि हम लोगों का सर जो सुसाइड रेट है बच्चों का यंग जनरेशन का वो इतना ज्यादा बढ़ रहा है चैलेंजेस एक्सेप्ट करने की जो हम लोगों का पेशेंस है वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है फैमिली वैल्यूज खत्म हो चुकी हैं जिंदगी को जीने का अंदाज खत्म हो चुका है सर यहाँ पे मैं चाहूंगी आप यंग जनरेशन को मैसेज दें देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप हमेशा ये सोचिए कि अपॉर्चुनिटीज खत्म नहीं होती हैं, आपको मौके खत्म नहीं होते हैं, मौके मिलते रहते हैं और आज एक मौका गया, कोई ज़रूरी नहीं कि कल दूसरा मौका नहीं मिलेगा, मौके मिलते ही रहेंगे। और एक वीडियो है, मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि हर्षा भोगले का वीडियो है, सक्सेस फेल्योर पे यूट्यूब पे उपलब्ध है, आप देखिएगा ज़रूर और उसमें वो एक बात कहते हैं कि कुछ ऑस्ट्रेलियन आर्मी में मेरे ख्याल से कुछ एक लोगों का रिक्रूटमेंट किया जाता है और उस रिक्रूटमेंट को करने में एक जो शर्त होती है कि जो सेलेक्ट होगा उसने फेलियर ज़रूर ज़िंदगी में देखी और उदाहरण वो देते हैं कि फेलियर होना बहुत ज़रूरी है। फेलियर होना ज़रूरी है क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें फेलियर से सीखते हैं और अगर आप फेलियर नहीं देखी है और फेलियर को कोप अप नहीं किए हैं, फेलियर के सामने फेलियर से लर्न नहीं किए हैं, तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं पाएँगे। और बहुत बड़े-बड़े लोग हैं जो कि बहुत ही नेहरू जैसे नेहरू के बारे में अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था। मेरे ख्याल से शशि थरूर का एक राइटिंग का कहीं पढ़ा था। नेहरू जब पढ़ते थे इंग्लैंड में तो बहुत ही उनका कोई ही वाज़ नॉट नोन फॉर हिज़ ग्रेड्स, उनका कोई नंबर के लिए उनको नहीं जाना जाता था।
और नेहरू कितने बड़े स्कॉलर हुए कि उनकी 2 किताबें पढ़ लीजिए, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो लगता है कि क्या उन्होंने कर दिया है। और इसी तरह से गांधी गांधी इतने जो दुनिया के सबसे ज्यादा जाने माने, एक तरीके से कह लीजिए कि महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। उनका मैं उनके एक किताब पढ़ रहा था, ये रामचंद्र गुहा की किताब है गांधी पे, गांधी ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड, ऐसे करके किताब है। तो उनके बचपन के बारे में पढ़ रहा था। उनके मार्क्स बहुत ही साधारण आते थे, 35%, 40%, 45% इस तरह के मार्क आते थे, एंड ही वाज वेरी ऑर्डिनरी स्टूडेंट। और बने क्या वो? बने ऐसे कि उन्होंने अपनी ताकत से ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ करके फेंक दिया। और उन्होंने किससे उखाड़ा? वो अपने टेक्निकल नॉलेज से, मैथमेटिक्स के नॉलेज से नहीं उखाड़ के फेंक दिया। उन्होंने दो चीजें लाई, अहिंसा और शांति। ये दो चीजें लाई, पीस एंड नॉन वायलेंस, और उससे उन्होंने उखाड़ करके ब्रिटिश एम्पायर को फेंक दिया। कहीं किताबों में तो उनको मिला नहीं वो तरीका, उन्होंने तरीका जिंदगी से देखा। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अभी मैं पूरी इंडियन ट्रेडिशन की बात कर रहा था, और गांधी ने ये सारी जो चीजें थी वो बौद्ध, जैन और वेदांत की ट्रेडिशन से सीखी थी। ये जो उनके जिंदगी के सिद्धांत, पीस और नॉन वायलेंस के, इन तीनों ट्रेडिशन से उनकी जिंदगी में आए हुए थे। कभी फिर से बात होगी तो डिटेल में वो बात होगी, लेकिन ये देखिए, तो जिंदगी से सीखने के लिए बहुत कुछ है। गांधी का फेलियर, गांधी 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विड्रॉ करते हैं, कांग्रेस में बहुत निराशा आ गई थी, एक तरीके से सफलता थी, लेकिन रुके तो नहीं, वो चलते रहे। अपने में उनको विश्वास था, फेल हुए ठीक है, कोई बात नहीं। और वही चीज अब बारडोली में जब किसानों का आंदोलन होता है, और किसानों का आंदोलन जब सफल होता है, तो सरदार पटेल ने लिखा हुआ है, कभी आप पढ़िएगा, सरदार पटेल ने लिखा हुआ कि हम थोड़ी सी, कभी कभी हमें डाउट होता था कि गांधी का शांति और हिंसा का रास्ता हमें कुछ हासिल कर पाएगा, थोड़ा डाउट हमारे मन में होने लगा था। लेकिन बारडोली के जो संघर्ष किसानों का जो आंदोलन हुआ है, उसने उस बात को बिल्कुल साबित कर दिया है कि यही तरीका सही तरीका है। तो मैं ये कहता हूं कि फेलियर इज पार्ट ऑफ लाइफ। आप और हम सबने फेलियर देखी। मैं बताऊं कि ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि मैंने IIT जेई पास कर लिया, या मैंने सिविल सर्विसेज में IPS पास कर लिया, पूरे हिंदुस्तान में 130 मेरी रैंक आई, इंजीनियरिंग सर्विसेज में मेरी 6ठी-7वीं रैंक आई। वो एक अलग बात है, लेकिन फेलियर्स भी रहे हैं जो आप नहीं जानते हैं, वो रास्ते में वो पड़े हुए हैं, लेकिन वो भी एक लैंडमार्क है। वो फेलियर्स भी लैंडमार्क है कि हम इस जगह फेल हुए और किस लिए फेल हुए। वो एक समझने की बात है कि आप समझते रहिए किस लिए फेल हुए, और आप में विल पावर होना चाहिए कि आप अपने आप को करेक्ट कर सकें। जो कमी होती है वो विल पावर की कमी होती है, आप संघर्ष करने की कमी होती है। जिस दिन आपने संघर्ष करना सीख लिया, सकम करना छोड़ दिया परिस्थिति के सामने, फेलियर के सामने सकम करना छोड़ दिया, और संघर्ष करने का आपने तय कर लिया, और सही तरीके से, ईमानदारी से, आई थिंक सक्सेस, you'll get one success, two success, three successes, four successes. It is all full of successes. कहीं पे फेलियर मिलेगी, 10 में 2 फेलियर भी मिलेगी। बट एक चीज मैं कह सकता हूँ, अगर संघर्ष करना आपने सीख लिया, जो भी युवा सुन रहे हो, मेरे ख्याल से सफलता तो इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ योर जर्नी इन द लाइफ। सफलता अपने आप मिलती है इफ यू फॉलो द पाथ ऑफ स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क, डिसिप्लिन। वो सब चीजें करनी पड़ती है, ऑफ कोर्स दैट्स। आप सचिन तेंदुलकर कोई ऐसे नहीं बन पाता। हर्षा बोगला उसी वीडियो में कहते हैं, जिस वीडियो की मैं बात कर रहा था, कि सचिन तेंदुलकर किसी क्लब के डाइनिंग टेबल पे 40 दिन तक लगातार सोए थे, क्योंकि वो घर नहीं जाना चाहते थे, और टाइम था। वो संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोचेंगे होंडा गाड़ी आएगी, होंडा गाड़ी में बैठेंगे और घर जाएंगे, शाम में आएंगे, टिफिन बना के घर से कोई दे देगा, आप लेके आएंगे। तो उस तरह से सोचने का बात होता है, किस तरीके से सोचते हैं वो आप सोचिएगा। सफलता is, as I said, सफलता, success is the byproduct. Success is not everything. Success will come on its own. जी। बहुत खूबसूरती के साथ साथ आपने हर एक क्वेश्चन को आंसर किया है। और जिस तरह से कहा जाता है ना, जब मैं रास्ते पे चलूं तो मेरी कोशिशों को मुझे भुलाने ना देना, मेरी कोशिशें ही मुझे याद दिलाएंगी कि मैंने सफलता पाई कैसे है। उस कोशिशों जी को, चाहे वो बहुत कोशिशों में हम हारे हों या जीते हों, हमें कभी भी उन कोशिशों को पीछे छोड़ना नहीं चाहिए। उन कोशिशों को उतना ही याद रखना चाहिए जितनी हम अपनी सफलताओं को याद रखते हैं। सर, आपका जी बहुत-बहुत जी। धन्यवाद करना चाहूँगी। चाहती तो बहुत लंबी बातचीत करना हूँ आपसे, लेकिन मुझे लगता है वो इसको तो हम है लोग ही। एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में डिवाइड करके करेंगे, क्योंकि जो इस तरह का ज्ञान आपको है, बिसाइड्स कि आप एक इतने बड़े पुलिस ऑफिसर रहे हैं और आप अपने आप को नास्तिक का दर्जा देते हैं, जो मेरे लिए बिलीव करना नामुमकिन है, जिस तरह की बातचीत आपने की है। और आप कह रहे हैं कि आपने रामायण को
पढ़ा है और आप कोई नास्तिक रामायण नहीं पढ़ सकता सर। इसलिए नहीं कि रामायण, और जिस तरह जिस खूबसूरती से आपने हर क्वेश्चन को आंसर किया है, आई ट्रूली अप्रिशिएट ईच थैंक एंड यू वेरी एवरी मच, माय आंसर सर। प्लेज़र। थैंक थैंक यू यू वेरी वेरी मच सर। जल्द ही आपके साथ फिर एक एपिसोड बनाऊंगी मैं, इसको हम लोग एपिसोड 2 का नाम देंगे सर, क्योंकि इतना ज्ञान जी, जो है, बिल्कुल माय मैं प्लेज़र। जरूर चाहती हूँ कि जी, आपकी नॉलेज और आपका जो ये ज्ञान है वो हम लोगों तक पहुंचे और समाज तक पहुंचे, वो ज्यादा से ज्यादा आपसे सीख सके। थैंक यू वेरी मच थैंक यू वन वेरी मोर मच। टाइम। थैंक यू। जी, थैंक नमस्ते। यू सर।